गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मैं विक्रम, आपका कॉमर्स टीचर, स्वागत करता हूं आज की क्लास में। बेटा, जैसे कि आपको पता है, टिल नाउ हम लोग यूनिट नंबर 1 से बेसिकली मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैनेजमेंट का कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस हमने देखा। मैनेजमेंट की नेचर को हमने स्टडी किया, मैनेजमेंट एज ए साइंस, आर्ट, प्रोफेशंस। मैनेजमेंट के लेवल्स को हमने डिस्कस किया, और उसके अलावा हमने मैनेजमेंट के फंक्शंस के बारे में डिस्कशन कर लिया। और साथ ही साथ हमने जो लास्ट क्लास हमने ली थी, दैट इज ऑन कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन कंसेप्ट एंड इंपॉर्टेंस के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। और अगर हम बात करें तो हम मैनेजमेंट के कंसेप्ट्स पर और बेसिकली इसके फंक्शंस पर एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे, और कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन भी हमने इसके ऊपर देखे थे। एमसीक्यूज प्लस केस बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आज हम लोगों का मेन मोटिव रहेगा, एक तो ऑब्जेक्टिव्स, इसकी इंपॉर्टेंस, फीचर्स, एज वेल एज नेचर ऑफ मैनेजमेंट, प्लस कोऑर्डिनेशन के जो है और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, इवन दो इनको मिलाते हुए कुछ क्वेश्चंस हम एमसीक्यू और देखेंगे। चलिए अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ले चलता हूं आपको मैं आज के टॉपिक पर, और इस टॉपिक में हमारा जो बेसिक डिस्कशन रहेगा, दैट इज अबाउट द, किसके बारे में रहेगा बताइए? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस, एज वेल एज नेचर ऑफ मैनेजमेंट में, प्लस कोऑर्डिनेशन हम और ऐड कर लेंगे। कोऑर्डिनेशन के टॉपिक पर एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, पहला एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है आपके सामने, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, हमने ये बात पढ़ी थी, डिस्कस किया था कि जो ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं बेसिकली उनमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को हम इंक्लूड करते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को हम इंक्लूड करते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को हम इंक्लूड करते हैं। मतलब अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन अगर इस तरीके की बातों को लेकर चर्चा में है कि भाई नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वो बढ़ रहे हैं, हमने न्यू प्रोडक्ट लाइन जोड़ ली है, या नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, या हमने किसी प्रकार का कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्वॉल्व किया है, तो हम ये कहते हैं कि फर्म या ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है? ग्रोथ कर रही है। क्या कर रही है? ग्रोथ कर रही है। इससे फर्म की क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। तो इसने पूछा है नॉट एन इंडिकेटर, तो ए भी इंडिकेटर है, बी भी इंडिकेटर है, सी भी इंडिकेटर है। तो हम यहां लिख सकते हैं नन ऑफ द अबव। इन ऊपर वालों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो ग्रोथ का इंडिकेटर ना हो। मींस ये सारे के सारे ग्रोथ के इंडिकेटर हैं, तो आंसर डी हो जाएगा हमारा यहाँ पर, नन ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो इसका आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, दैट इज द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। आपको बताना है इसमें से ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट कौन सा नहीं है। अर्निंग प्रॉफिट्स, क्या प्रॉफिट कमाना ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं है? बताइए, क्या प्रॉफिट कमाना ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं है? है। क्या ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं है? ये भी है। क्या एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं है? ये भी है। पॉलिसी मेकिंग, दिस इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। पॉलिसी मेकिंग इज द फंक्शन, बेसिकली फंक्शन ऑफ टॉप लेवल। ये क्या है? फंक्शन ऑफ टॉप लेवल है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। पॉलिसी मेकिंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। चलिए, थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, टू मीट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म, द एशियन पेंट्स contributed large amount of funds to enable farmers to use local resources
इफेक्टिवली। जो किसी ऑर्गेनाइजेशन फर्म का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, द एशियन पेंट, बेसिकली यहाँ पर एशियन पेंट्स के बारे में बात हुई है। एशियन पेंट कॉन्ट्रीब्यूटेड लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स टू इनेबल फार्मर्स टू यूज लोकल रिसोर्सेज इफेक्टिवली, आइडेंटिफाई द मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव इज ट्राइड टू अचीव। आपको बताना है कौन सा ऑब्जेक्टिव यहाँ अचीव किया जा रहा है या ट्राई किया जा रहा है अचीव करने के लिए। देखिए मैंने आपको जब ये टॉपिक डिस्कस किया तो एक बात डिस्कस की थी, क्या बात डिस्कस की थी, कि जहां पर भी लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, लार्ज नंबर ऑफ फार्मर्स, लार्ज नंबर ऑफ सोसाइटी के मेंबर्स आ जाएं, तो वहां बेसिकली कौन से ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हो आप लोग, सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में। कौन से ऑब्जेक्टिव के बारे में, सोशल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो यहां पर भी आप देखिए जो एशियन पेंट है वो क्या कर रही है, कंट्रीब्यूट कर रही है लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स टू इनेबल फार्मर्स टू यूज लोकल रिसोर्सेज इफेक्टिवली, ना। तो फार्मर्स के हित के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव जो है वो कौन सा है, सोशल ऑब्जेक्टिव। इज इट क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राधिका लिमिटेड यूजेस इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव इट इज ट्राइंग टू अचीव। प्लीज आप बताइए कि कौन से ऑब्जेक्टिव को राधिका लिमिटेड अचीव करना चाह रही है। देखिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स को यूज कर रही है ना, इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स, इसका मतलब वो सोशल वेलफेयर पर फोकस कर रही है। तो हम यहाँ पर कौन से ऑब्जेक्टिव को फॉलो कर रहे हैं, राधिका लिमिटेड द्वारा सोशल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल किया जा रहा है। सोशल ऑब्जेक्टिव्स की फुलफिलमेंट यहाँ पर हो रही है, ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स की। चलिए आंसर नंबर 4 पर चलते हैं। ये हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट के बारे में डिस्कशन हुआ है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, इन दिस ईयर, इन दिस फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन द revenues generated by Max Industries from sale of its products are just sufficient to cover the cost of production। याद आ रहा है आपको, मैंने आपको कहा था कि जहां पर टू कवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात आए तो वहां पर बेसिकली हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को टच कर रहे होते हैं। और वह कौन सा ऑब्जेक्टिव वहां फुलफिल हो रहा था, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं। मैंने 3 ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ डिस्कस किए थे, जी पी एस, ग्रोथ, प्रॉफिट, सर्वाइवल। तो जहां पर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कवर करने की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि भाई हम इतना तो कम से कम पैसा रिवेन्यू जनरेट करें कि जिससे हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट कवर हो जाए, मींस वी कैन सर्वाइव, वी कैन सर्वाइव। तो कौन सा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर फुलफिल हो रहा है हमारा, सर्वाइव का, सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव हम यहाँ फुलफिल करके चल रहे हैं। इज इट क्लियर? चलिए ये हमारा इसका जो है बेसिकली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, रहेजा लिमिटेड, कौन सा लिमिटेड, रहेजा लिमिटेड, राहेजा लिमिटेड इज डाइवर्सिफाइंग इट्स प्रोडक्ट लाइन। डाइवर्सिफाइंग का मतलब है कि अलग अलग प्रोडक्ट्स में वो जा रहा है। व्हाट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इज ट्राइंग टू अचीव। देखो बेटा मैंने अभी बताया था ग्रोथ, प्रॉफिट, सर्वाइवल। जब कॉस्ट को कवर करने की बात आए तो हमने बात की सर्वाइवल की, लेकिन हम अलग अलग प्रोडक्ट लाइन में जाएं, इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में जाएं, एम्प्लॉयज में जाएं, तो हम बात करते हैं किसके बारे में, ग्रोथ के बारे में। तो विच ऑब्जेक्टिव इज टू बी सेटिस्फाइड हेयर, ग्रोथ ऑब्जेक्टिव, ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, टू मीट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्म, टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म द मैनेजमेंट ऑफ भव्या लिमिटेड ऑफर्स एम्प्लॉयमेंट टू फिजिकली challenged person, identify the organizational objective it is trying to achieve। देखिए यहां पर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कौन सा है, यहां पर बात कर रहा है कि मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, फर्म के ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए मैनेजमेंट ऑफ भव्य लिमिटेड ने ऑफर किया एम्प्लॉयमेंट, क्या ऑफर किया है, एम्प्लॉयमेंट टू फिजिकली चैलेंज्ड पर्संस, फिजिकली चैलेंज पर्संस को। तो यहाँ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बताइए कौन सा। देखिए वैसे तो यहाँ पर बात करें तो ये
सोशल ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि हम उनको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो सोशल ऑब्जेक्टिव बन जाता है। लेकिन इसने सोशल ऑब्जेक्टिव की आड़ में हमसे क्या पूछ लिया, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो आपको याद होगा कि जहां पर हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ जाते हैं। तो यहाँ किसके बारे में बात करेंगे हम, ग्रोथ के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनडायरेक्टली उसने हमसे एक क्वेश्चन रखा है। तो यहाँ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए कह रहा है ग्रोथ, सिंस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज इंक्रीजिंग इट लीड्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड हैंस ग्रोथ ऑफ द कंपनी। तो कंपनी की ग्रोथ हो रही है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी टू यूटिलाइज human and material resources to maximize possible advantages, that is to fulfill the economic objectives of business, enumerate the economic objectives of a business। बताइए बिजनेस के कौन से इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। अगर हम बात दोबारा से बात कर लें, देखिए मेन ऑब्जेक्टिव जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन को क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज को, मटेरियल रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना कि हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो सके। अब हमने बात की थी बिजनेस में ऑब्जेक्टिव बेसिकली होते तीन ही हैं, जिनको हम बोलते हैं क्या, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। लेकिन हमने बात की थी कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का एक अनदर नेम भी होता है, इसको बोलते क्या है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। सो इट मीन्स यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। और वो तीन ही होते हैं, ग्रोथ, प्रॉफिट, सर्वाइवल। तो इन ऑब्जेक्टिव को हम बखूबी अचीव कर सकें, इसीलिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम पॉसिबल उसका यूटिलाइजेशन करके चलता है। चलिए कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं हमारे, इकोनॉमिक, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। आप याद करें GPS के नाम से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 था आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, थ्रो थ्रो मैनेजमेंट हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू डेवलप टीम स्पिरिट, cooperation and commitment to the group success। कह रहा थ्रू मैनेजमेंट हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू डेवलप टीम स्पिरिट, cooperation एंड कमिटमेंट टू ग्रुप सक्सेस। देखिए यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करें तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, बता दीजिए जरा। किस आधार पर हम लोग ये कहते हैं कि भाई हम उनमें टीम स्पिरिट, कॉपरेशन, कमिटमेंट क्रिएट करते हैं। देखिए वैसे तो अगर हम इसका पॉइंट देखें तो कोऑर्डिनेशन, थ्रू कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू डेवलप टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट टू ग्रुप सक्सेस हो सकता है। लेकिन बेसिकली टॉपिक हमारा यहाँ कौन सा चल रहा है, टॉपिक हमारा चल रहा है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, है ना। तो कोऑर्डिनेशन के बारे में तो अभी डिस्कशन किया नहीं हमने, सुपरविजन, कंट्रोलिंग, मोटिवेशन एंड लीडरशिप, मोटिवेशन एंड लीडरशिप, उनके बीच में क्या कर सकता है, टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट। अगर यहाँ पर मोटिवेशन एंड लीडरशिप दिया है तो हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ मोटिवेशन एंड लीडरशिप। कोई भी मैनेजमेंट अपने इंडिविजुअल्स के अंदर एक टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन, कमिटमेंट जो है ना वो क्रिएट कर सकता है। क्या कर सकता है, कमिटमेंट क्रिएट कर सकता है। क्योंकि कॉपरेशन, अगर मैं यहाँ वर्ड यूज करता हूँ कोऑर्डिनेशन, देखो कोऑर्डिनेशन में यूज करता हूँ तो somehow it will be correct। coordination management, through coordination management helps individuals, but वहां हम इंडिविजुअल की बात नहीं करते, कोऑर्डिनेशन हम जनरली ग्रुप्स में लगाते हैं ना। तो यहाँ इंडिविजुअल को अगर हम मोटिवेट करना चाहते हैं, टीम स्पिरिट उनमें क्रिएट करना चाहते हैं, ग्रुप कॉपरेशन बनाना चाहते हैं उनके बीच में, तो हम मोटिवेशन एंड लीडरशिप के थ्रू ऐसा कर सकते हैं। किसके थ्रू कर सकते हैं, मोटिवेशन एंड लीडरशिप के थ्रू। इसको भी आप मार्क कर लीजिए एज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स। टोटली ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है हमारा। तो एनसीईआरटी में जो बेसिकली इसका आंसर दिया है वो मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किया है। तो आप कोऑर्डिनेशन भी अगर टिक करते हैं तो वो भी इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। चलिए मोटिवेशन एंड लीडरशिप, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10।
The authority responsibility relationship binds individuals as superiors and subordinates and gives rise to different in an organization. कहता है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप जो होता है ना, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बाइंड्स इंडिविजुअल एज सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, कौन सुपीरियर होगा और कौन सबऑर्डिनेट होगा, ये गिव राइज टू डिफरेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या करता है ये, डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को क्रिएट करता है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को क्रिएट करके चलता है। ठीक है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पर डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, दैट इज बेस्ड ऑन फिल इन द ब्लैंक्स अगेन। द मेन टास्क ऑफ मिडिल लेवल मैनेजर इज, देखिए मेन टास्क क्या होता है मिडिल लेवल मैनेजर का, कि टॉप लेवल और जो लोअर लेवल है उनके बीच में कड़ी का काम करना, चैन का काम करना। यानी कि बेसिकली फंक्शन क्या है, जो मिडिल लेवल है वो जो टॉप लेवल जो होता है, टॉप लेवल उनके द्वारा बनाए गए प्लान्स को फॉर्मुलेट करवाता है, सॉरी एप्लीकेबल करवाता है, एग्जीक्यूट करवाता है। क्या करवाता है, एग्जीक्यूट करवाता है, उनको एग्जीक्यूट करवाता है, एग्जीक्यूशन के लिए लेकर आता है फ्रॉम लोअर लेवल एम्प्लॉइज। तो टॉप लेवल में चैन का काम करता है, प्लान जितने भी टॉप लेवल में बनाए हैं उनको एग्जीक्यूट करवाने का काम करता है, टू कैरी आउट द प्लान्स फॉर्मुलेटेड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर आप देख लीजिए, टू कैरी आउट द प्लान्स फॉर्मुलेटेड बाय द टॉप लेवल मैनेजर्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज ऑन बेस्ड ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द आउट ऑफ 4 ऑप्शंस। कंपनी comprises the lower level in the hierarchy of the organization। जो ऑर्गेनाइजेशन की हायरकी होती है, मींस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं एक प्रकार से, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो लोअर लेवल जो हायरकी है उसमें किन किन लोगों को हम शामिल करते हैं, क्या वाइस प्रेसिडेंट शामिल होते हैं, नहीं। तो बताइए कहाँ शामिल होते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्रोडक्शन मैनेजर शामिल होते हैं, नहीं। तो बताइए कहाँ शामिल होते हैं ये भी। फोरमैन एंड सुपरवाइजर्स आर द पार्ट ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स, इसके बारे में भी आपने कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में कि ये किस किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट पर शामिल किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13, सुपरवाइजरी मैनेजमेंट plays a very important role of the organization since, कहता है सुपरवाइजरी मैनेजमेंट जो है ना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सिंस, किस बेस पर, किस आधार पर, बताइए किस आधार पर। मतलब इसमें आपको एक ऐसा वर्ड, ऐसी लाइन फिल करनी है जिससे क्वेश्चन आपका क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो सुपरवाइजरी मैनेजमेंट प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिंस, क्यों, क्योंकि देखिए सुपरवाइजरी लेवल होता कौन सा है, लोअर लेवल मैनेजमेंट या फर्स्ट लाइन मैनेजर। तो इनका काम क्या होता है, बेसिकली इनका काम होता है जो एम्प्लॉइज होते हैं, जो क्या होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस देना, उनको इंस्ट्रक्शंस देना, उनसे काम लेना, वर्क करवाना, काम लेना, सिंस दे मेक द एम्प्लॉइज एज वर्किंग एम्प्लॉइज एंड गिविंग देम द इंस्ट्रक्शंस। चलिए इसके आंसर पे चलते हैं। आंसर में आप क्या लिखेंगे, चलिए आप लिखेंगे दे इंटरेस्ट विद द एक्चुअल वर्क फोर्स, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की बजाय आप लिखें इंटरेक्ट with actual workforce and pass in instructions of the middle management to the workers। ठीक है, आप ये लिखिए, या फिर जैसा हमें जो भी ठीक लगे इसके बारे में आप लिखिए, क्योंकि एक्चुअली इनका इंटरेक्शन किन से होता है, वर्कर से होता है ना, इसलिए। या फिर आप यूं भी लिख सकते हैं, सुपरवाइजर डायरेक्टली ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ वर्कफोर्स एंड द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स ऑन द
hard work, discipline, and loyalty of the workforce. So it is through their efforts that the quality of output is maintained, wastage of material is minimized, and safety standards are maintained. That's why हम ये बात करते हैं कि जो सुपरवाइजरी मैनेजमेंट है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये क्वेश्चन बेटा एक नंबर में तो देखो आपसे पूछा ही गया है, पूछ ही सकते हैं, लेकिन 3 नंबर के लिए भी आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इसको एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे और इसके आंसर का आप एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। और ये जो नीचे वाला आंसर है इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट के तौर पे रखें अपने पास। ठीक है, लीजिए। बस ये अंडरलाइनिंग हटा देता हूँ। चलिए, ऑप्शन आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलें आगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। ये क्या कहता है? नेम द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, आपको बताना लेवल ऑफ मैनेजमेंट ओवरसीइंग द एफर्ट्स ऑफ वर्कफोर्स, जो वर्कर्स के एफर्ट्स को देखता है। अभी अभी हमने बात की थी इसके बारे में। तो कौन सा लेवल होता है? वो लोअर लेवल मैनेजमेंट। कौन सा होता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट, या आप सुपरवाइजरी लेवल भी बोल सकते हैं। फॉर्मुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को तैयार करता है वो कौन सा लेवल होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट, राइट। टॉप लेवल मैनेजमेंट के बारे में हम यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास। चलिए, तो हो गए आपके आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? फोरमैन एंड सुपरवाइजर्स कंप्राइजेस, किस लेवल में होते हैं ये? ऑपरेशनल मैनेजमेंट में। किस में होते हैं ये? ऑपरेशनल मैनेजमेंट में। बोलिए, इसी में आते हैं ऑपरेशनल मैनेजमेंट। इसी का क्या नाम है? दूसरा दूसरा नाम जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसको और किस किस नाम से जाना जाता है? अनदर नेम आपको क्या करना है? कमेंट करना है। अनदर नेम आपको क्या करना है? इसका कमेंट करना है। ठीक है, बताइए अनदर नेम क्या क्या है इसके। चलिए, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 16। Ritu is a manager of the northern division of a large corporate house. At what level of management does she work in organization and what is her main task? कर क्या रही है एक्चुअल में रितु? बताइए, कर क्या रही है? एक लार्ज कॉर्पोरेट हाउस की मैनेजर है। क्या है? लार्ज कॉर्पोरेट हाउस की मैनेजर है। मैनेजर। तो मैनेजर बेसिकली किस में आते हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। किस में आते हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आती है, तो इसका लेवल कौन सा हुआ? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, एक बात तो हमने क्लियर कर ली। अब बताइए इसका मेन टास्क क्या है? तो मेन टास्क हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं, जो प्लान बनाते हैं, वो जो उनको एग्जीक्यूट करवाना फ्रॉम द लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, चलिए ये लीजिए, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का ये हमारा क्वेश्चन था। और हर मेन टास्क इज टू कैरी आउट द प्लान्स फॉर्मुलेटेड बाय द टॉप मैनेजर्स फ्रॉम द लोअर लेवल मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर। बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? योर ग्रैंडफादर इज वर्किंग इन एन एमएनसी एज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। आपको बताना है जो आपके ग्रैंडफादर हैं वो किसी एमएनसी में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के तौर पे काम कर रहे हैं। एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही इज वर्किंग। तो देखिए, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है तो सीधी सी बात है टॉप लेवल पर काम कर रहे हैं। किस लेवल पर काम कर रहे हैं? टॉप लेवल पर। और उनका मेन फंक्शन क्या होगा? दैट इज टू ऑपरेट द ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली बाय फॉर्मुलेटिंग प्लान्स एंड पॉलिसी। चलिए इसके आंसर पे चलते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट हमारा इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 18। बताइए, एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट आर द मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ आउटपुट एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स? तो भाई लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है ना बेसिकली ऐसा करती है। कौन सा लेवल? लोअर लेवल। ठीक है, सुपरवाइजरी लेवल। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वालिटी ऑफ आउटपुट एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के बारे में जो बात है। तो सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल मैनेजमेंट या लोअर लेवल मैनेजमेंट के बारे में हम यहाँ बेसिकली क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। तो ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन है। और आपको बता दूं जो बुक मैं यूज कर रहा हूँ वो बुक कौन सी है?
सुभाष दे सर की बुक है, सुभाष दे सर की बुक है, और टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है, और उन्हीं के द्वारा फॉर्मुलेटेड ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, चलिए बताइए। नेम द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट विच मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द प्लान्स स्ट्रेटजीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो उस लेवल ऑफ मैनेजमेंट का नाम बताइए जिस पर मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो सीधे सीधे मैनेजर अगर रिस्पॉन्सिबल है तो वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट पर हम ऐसा सोचते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट द मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सीधी सी बात है, वेलफेयर और सर्वाइवल तो केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट ही देखता है। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बेसिकली बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर है। सार्थक जैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज ऑफ नील माधव लिमिटेड। सार्थक जैन रिस्पॉन्सिबल है प्लान्स पॉलिसी बनाने के लिए। तो बताइए वो किस मैनेजर लेवल पर काम कर रहा है? सीधी सी बात है, पॉलिसी बनाना, प्लान्स बनाना तो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम होता है। किसका होता है? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम होता है। तो ये टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे बेसिकली क्या कर रहा है? काम कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग एक्टिविटीज विद देयर रिस्पेक्टिव लेवल्स। लेवल्स के साथ आपको इनको मैच करना है, और ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस तरीके से लीजिए। क्वेश्चन है इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट लाइन एंड डिसाइडिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। तो ये डिसीजन कौन लेता है? बेसिकली टॉप लेवल मैनेजमेंट। रिक्रूटमेंट ऑफ कॉजुअल लेबर्स, यानी कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट। नहीं, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट में नहीं होगा। एक बार इसको दोबारा देखेंगे, उससे पहले एक बार नीचे वाला देखते हैं। डिवाइज अ सुइटेबल advertising campaign to sell a new product service a company is launching. Devise a suitable advertising campaign to sell a new product service a company is launching. कंपनी लॉन्च कर रही है और बेचने का काम कर रहे हैं, तो ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट की बात बेसिकली हो रही है। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट इस चीज को देखता है। तो बचा कौन सा? रिक्रूटमेंट एंड लेबर का सुपरवाइजरी लेवल। चलिए आंसर को चेक कर लेते हैं। फर्स्ट का ए, सेकंड का सी, थर्ड का बी। फर्स्ट का ए, सेकंड का सी। फर्स्ट का ए, सेकंड का सी और थर्ड का बी। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? धीरज इज वर्किंग एज ऑपरेशन मैनेजर। धीरज क्या कर रहा है? ऑपरेशन मैनेजर के तौर पे काम कर रहा है इन टिफको लिमिटेड। कौन सी कंपनी में? टिफको लिमिटेड में। नेम द मैनेजर लेवल एट विच ही इज वर्किंग। आपको बताना है वो किस मैनेजर लेवल पर काम कर रहा है। तो ऑपरेशन मैनेजर, वर्किंग एज एन ऑपरेशन मैनेजर है ना, ऑपरेशन मैनेजर। तो ऑपरेशन मैनेजर बेसिकली मैनेजिंग की पोस्ट है। तो ये मिडिल लेवल पर क्या कर रहा है? काम कर रहा है। मिडिल लेवल पर क्या कर रहा है? काम कर रहा है। बोलिए, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? क्या आप इस बात से सहमत है? क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं, अगर है तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। नेम द लेवल ऑफ मैनेजमेंट विच इज अ टीम कंसिस्टिंग ऑफ मैनेजर्स फ्रॉम डिफरेंट फंक्शनल लेवल्स, हेडिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल चीफ फाइनेंस ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट आपने बताना है बेटा, जहां पर उस लेवल ऑफ मैनेजमेंट का नाम बताना है जहां पर टीम कंसिस्टिंग, जिसके अंदर क्या क्या शामिल होते हैं? मैनेजर शामिल होते हैं जो फंक्शनल, हेडिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग वगैरह को देखते हैं। चीज फॉर एग्जाम्पल चीफ फाइनेंस ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट वगैरह ये सब कंसिस्ट होते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस लेवल को बोलते हैं टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दैट इज बेस्ड ऑन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनका जो है ना साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लें और इन क्वेश्चन के आंसर इनको खुद से करने की कोशिश करें। ठीक है, जैसे एक एक नंबर में क्वेश्चन हमारे पास बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा मेरे साथ साथ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इनको आपने खुद से करना है पढ़कर। चलिए, ये आंसर है इसका, लेकिन फिर भी खुद से ट्राई करिएगा पहले एक बार। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, लीजिए। ये आपकी बुक में मिलेगी, अगर आपने सुभाष दे की बुक परचेज की है तो उस बुक में सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, ये आपने करके देखने हैं। काफी अच्छे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, विद सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन आपको बुक में दिए हुए होंगे। तो प्लीज आप अगर मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप अगर बुक परचेज कर सके तो बुक परचेज कर लीजिए, अदरवाइज आप इस वीडियो को देखकर भी इन क्वेश्चनों को कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बीच बीच में आप इसको पॉज करके इन क्वेश्चनों के आंसर और क्वेश्चनों को डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, ये 10वां क्वेश्चन था हमारा। होप सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे, साथ साथ आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पॉज कर करके जरूर इन आंसर्स को डिस्कस करने की कोशिश करिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर this is levels of management and this one. Now we will discuss about the questions of management as an art, science and profession, that is nature of management. आइए इनके क्वेश्चंस पर मैं आपको ले चलता हूँ, उन क्वेश्चनों को हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे। टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इनके क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हुए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, ये आपकी स्क्रीन पर। चलिए बताइए। मैनेजमेंट इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। देखिए, इन क्वेश्चनों को डिस्कस करने से पहले सिर्फ मैं एक ही बात कहूंगा आपको, कि जो मैनेजमेंट की नेचर है वो एज अ प्रोफेशन के तौर पर आपको डिस्कस की गई थी, एज एन आर्ट के तौर पे आपसे डिस्कस की गई थी, और एज ए साइंस के तौर पे आपसे डिस्कस की थी। और रिजल्ट के तौर पे हमने बात की थी कि जो प्रोफेशन है वो कंप्लीट प्रोफेशन नहीं है, ये इसकी इन्फेंसी स्टेज पर है, यानी शुरुआती स्टेज पर है। आर्ट को हमने कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लिया था, जो मैनेजमेंट है वो कंप्लीटली आर्ट है। और एज ए साइंस के तौर पे हमने इसको एज ए प्योर साइंस के तौर पे एक्सेप्ट किया था, या इन एग्जैक्ट साइंस के तौर पे एक्सेप्ट किया था। तो ये इसका कंक्लूजन था। तो इसका मतलब कुछ फीचर्स ऐसी थी साइंस की जो मैनेजमेंट में नहीं थी, कुछ ऐसी थी प्रोफेशन की जो मैनेजमेंट में नहीं थी, और कुछ आर्ट्स की सारी फीचर ऐसी थी जो मैनेजमेंट में अवेलेबल थी, इसलिए हमने इसको कंप्लीटली आर्ट मान लिया था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखते हुए इनके आंसर देने हैं। चलिए, मैनेजमेंट इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन सर्टेन जर्नल ट्रूथ्स। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द स्टेटमेंट। देखिए, जर्नल ट्रूथ यहाँ पर आपका मेन क्वेश्चन रहेगा, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन सर्टेन जर्नल ट्रूथ्स। तो हम यहाँ बेसिकली जिसके बात करते हैं, तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट में किसके बारे में बात कर रहे हैं, दैट एज ए साइंस के तौर पर, मैनेजमेंट एज ए साइंस के तौर पर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। मैनेजमेंट इज स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। मैनेजमेंट इज skillful and personal application of existing knowledge to achieve desired results. Identify the nature of management highlighted in the above statement. तो देखिए, स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन की जब बात आती है, स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन की जब बात आती है किसी एग्जिस्टिंग नॉलेज की, तो हम बेसिकली एज एन आर्ट के बारे में बात करते हैं। मैनेजमेंट एज एन आर्ट को हम यहाँ पर डिफाइन करके चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द मैनेजमेंट इज एन आर्ट। आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट मैनेजमेंट को
बेस्ट डिफाइन करती है आर्ट्स के तौर पे। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, टू मैनेजर्स डील विद द सेम प्रॉब्लम डिफरेंटली, मैनेजमेंट हैज ड्रॉन इट्स नॉलेज फ्रॉम द अदर डिसिप्लिन ऑल्सो, नो फॉर्मल क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट एज ए मैनेजर। मैनेजमेंट एज एन आर्ट के बारे में बात हो रही है ना। आउटकम्स ऑफ मैनेजरियल एक्शन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एक्यूरेटली। देखो बेटा, पहला जो पॉइंट है, अगर उसके बारे में बात करें, टू मैनेजर्स डील, डील करने की समस्या कहाँ होती है हमारी, आर्ट में, विद द सेम प्रॉब्लम इन डिफरेंट वे। डिफरेंट वे का मतलब है अलग अलग तरीके से। और बेसिकली मैनेजमेंट एज एन आर्ट में हम यही देखते हैं, जो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, वही तो इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर। तो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी देखें, अदर सोर्स से नॉलेज लेते हैं, इसमें आर्ट्स का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एन मैनेजर, तो प्रोफेशन से संबंधित बात है। आउटकम ऑफ मैनेजरियल एक्शन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, ये भी बिल्कुल सत्य बात है, ये एक इसकी फीचर के बारे में हम कह सकते हैं या किसी अदर पॉइंट के बारे में। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। मैनेजमेंट को क्या एक्सेप्ट किया गया है, क्या इसको एज एन आर्ट एक्सेप्ट किया गया है, यस। क्या साइंस माना गया है, साइंस भी माना गया है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड साइंस, मैनेजमेंट नाइदर आर्ट और नॉर साइंस। तो मैनेजमेंट इज बोथ, मैनेजमेंट इज बोथ, दोनों ही माना गया है मैनेजमेंट को, आर्ट भी और साइंस भी। क्लियर, आर्ट भी और साइंस भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशन। आपको बताना है कौन सी इसमें करेक्टरिस्टिक नहीं है प्रोफेशन की। क्या सर्विस मोटिव होता है, होता है। क्या रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, होती है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, बताइए क्या प्रोफेशन के अंदर क्रिएटिविटी या प्रैक्टिस होती है, नहीं, ये इसकी फीचर नहीं है। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, इन टूडेज सिनेरियो, देखिए पूरे केस बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है और लास्ट में पूछा है व्हाट डज अबव स्टेटमेंट इम्प्लाई, ऊपर वाली स्टेटमेंट क्या बताती है। भाई क्वेश्चन ही ऐसा पूछ लिया, पढ़नी पड़ेगी, है ना। इन टूडेज सिनेरियो, organization look for individuals with specific qualification and experience to manage them. It has also been observed that there has been an increase in the corporate form of business and increasing emphasis of managed business concerns. What does the above statement imply? तो ये सिंपली देखिए, भविष्य में ये कह रहा है कि एक टूडे सिनेरियो, आज की दिशा में कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन लुक फॉर इंडिविजुअल, ऐसे इंडिविजुअल को ढूंढ रहे हैं जो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन रखते हो। और आपको पता है स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन जनरली प्रोफेशन में काउंट होती है, एक्सपीरियंस टू मैनेज देम, और उनको मैनेज करने का एक्सपीरियंस भी हो। तो यहाँ पर जो बेसिकली स्टेटमेंट है वो किसके बारे में बताती है कि मैनेजमेंट इज अ साइंस और नॉट, सॉरी गलत लिख दिया, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन के बारे में। क्लियर, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, लीजिए इसका आंसर एक बार आप कॉपी कर लेंगे। मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, हाउएवर इट इज नॉट फुलफिल or full-fledged profession like legal, accounting, and medical profession, etc. But even though management is to be considered as a profession at its infancy stage. चलिए आगे हमारे पास अगेन केस स्टडी स्टार्ट हो गई। इन केस स्टडीज को आप लोग कंटिन्यू करेंगे। मैं इनको स्क्रॉल डाउन कर देता हूं ताकि आपके सामने स्क्रॉल डाउन हो जाए, आप इसको स्टॉप करके रीड कर सके, पढ़ सके एक बार, ठीक है। विद आंसर्स ये आपके सामने स्क्रॉलिंग हो रही है। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है बेसिकली वो क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करना था, क्योंकि मैक्सिमम एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं 20 क्वेश्चन वो एमसीक्यू बेस्ड आते हैं, और उनमें नंबर कटने के चांसेस हमारे थोड़े से ज्यादा बन जाते हैं। तो उन क्वेश्चनों को हम बेसिकली यहाँ पर अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। बाकी ये जो है, आप स्क्रोलिंग डाउन कर रहा हूँ, इनको रोक कर इनके आंसर्स को पढ़ सकते हैं, इन क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। फिर भी कोई डाउट लगे किसी प्रकार का तो प्लीज यू कैन शेयर विद मी योर डाउट्स एट द मोबाइल नंबर और द कॉन्टैक्ट नंबर 9671925624। इज इट क्लियर, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं विक्रम, आपका कॉमर्स टीचर। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास कोऑर्डिनेशन, और इसके भी कुछ हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। आइए कोऑर्डिनेशन के मैं एमसीक्यू पर ले चलता हूं आपको।
और उसके बाद ये यूनिट हमारी कंप्लीट तौर पर खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए। हमने लास्ट यही बात डिस्कस की थी कि हम जो है जब इस यूनिट को पढ़ेंगे, चैप्टर को पढ़ेंगे, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के, और कोऑर्डिनेशन कंसेप्ट के एमसीक्यू, और कुछ केस स्टडीज को भी डिस्कस करेंगे। तो केस स्टडीज मैंने आपको सामने स्क्रॉल डाउन कर ली हैं, तो आप उनको कॉपी कर लें, उनको पढ़ें, उनके आंसर को डिस्कस करें। अगर कोई डाउट लगे तो आपको पूछना है। आइए अब कोऑर्डिनेशन के जो टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं, उसके एमसीक्यू क्वेश्चन पर आपको ले चलते हैं। करीब करीब 15 से 16 या 10 से 12 15 क्वेश्चन के करीब हम इसके डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। प्रोसेस ऑफ लिंकिंग द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स इज अकम्प्लिश्ड बाय। आपको बताना है प्रोसेस ऑफ लिंकिंग द वेरियस डिपार्टमेंट इज अकम्प्लिश्ड बाय किसके द्वारा अकम्प्लिश्ड होती है। तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, टॉपिक भी हमारा कोऑर्डिनेशन का, तो इसका आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन। अगर इसके ऑप्शन नहीं भी दिए हो तो आप इसको ये मान सकते हैं, क्योंकि ये एक लिंकिंग फोर्स, बाइंडिंग फोर्स के तौर पे काम करता है। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कोऑर्डिनेशन इज वन टाइम फंक्शन। बताइए क्या सही है या गलत। देखिए ये टोटली फॉल्स स्टेटमेंट है, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। कैसी स्टेटमेंट है ये, फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन जो है बेसिकली वो क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन। क्या है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन, इट इज नॉट ए वन टाइम फंक्शन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। Blank involves synchronization of different actions and efforts of the various units of an organization। तो जो बताना आपको, वो जो डिफरेंट एक्शंस एफर्ट्स ऑफ द वेरियस यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनको कौन से साइक्रोनाइज करता है। तो सिंपल सी बात है, कोऑर्डिनेशन उनको साइक्रोनाइज करता है। कोऑर्डिनेशन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। In the absence of, there is overlapping and cause instead of harmony and integration of the activities. So no doubt, in the absence of coordination, in the absence of coordination, there is overlapping of cause instead of harmony and integration of the activity. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5। कोऑर्डिनेशन इज द फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन क्या है, फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट है। बताइए क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फेल्स है। अब कोऑर्डिनेशन केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं, हमने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन जो है दैट इज द रिक्वायर्ड एट ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन क्या है, रिक्वायर्ड एट ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। कैसी स्टेटमेंट है ये, फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि इट इज रिक्वायर्ड एट ईच level of management, and we can say that it is the responsibility of all the managers, it is the responsibility of the all the managers। चलिए एक बार 1 मिनट होल्ड करिएगा प्लीज, एक बार बच्चों को थोड़ा सा बता दूं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। फॉर ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी इट इज इंपॉर्टेंट टू हार्मोनाइज इंडिविजुअल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स थ्रू। तो किसके थ्रू कर सकते हैं हम ये सब, कोऑर्डिनेशन के थ्रू कर सकते हैं। किसके थ्रू कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन के थ्रू कर सकते हैं। बोलिए क्लियर है ये बात आपको, कोऑर्डिनेशन के थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आइडेंटिफाई एंड स्टेट द फोर्स that binds all the other functions of management, binds all the other functions, again it is coordination। ठीक है, कोऑर्डिनेशन के बारे में यहाँ बात हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर साइक्रोनाइजेज द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इज नोन एज, अगेन इट इज अ कोऑर्डिनेशन, नो डाउट। तो कोऑर्डिनेशन ही जो है इसका हमारा क्या है, बेसिकली आंसर है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन का ही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन का टॉपिक हमने डिस्कस किया था, तो उसी के ऊपर हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, अगेन कोऑर्डिनेशन इज नॉट द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो क्या माना गया है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट माना गया है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। कोऑर्डिनेशन इज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, नो। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, नो। नन ऑफ द अबव। देखिए अभी पीछे हमने डिस्कस किया, इट इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसको हमने एसेंस ऑफ मैनेजमेंट के तौर पे कंसिडर किया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपकी स्क्रीन पर है। इट इज द फोर्स विच बाइंड्स
all other functions of management, that is coordination, that is coordination के बारे में बात हो रही है. It is common thread, again it is a coordination that runs through all activities such as purchase, production, sales, finance to ensure continuity in the working of the organization. Identify it. तो नो नीड टू आइडेंटिफाई, ये कोऑर्डिनेशन ही है हमारा. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए. नेम द प्रोसेस विच प्रोवाइड्स रिक्वेस्टी amount of quality, timing, sequence of efforts and ensure the planned objectives are achieved with a minimum conflict. तो इट इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही ऐसा पॉसिबल है. तो यहाँ कोऑर्डिनेशन के बारे में बातें हो रही है. लास्ट क्वेश्चन हमारा इस टॉपिक का, दैट इज कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन हाईलाइटेड इन द स्टेटमेंट. तो आपको बताना है कौन सी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात हो रही है. अब कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जब बात करें तो एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इट इज नीडेड, तो इट मीन्स इट इज ऑल परवेसिव. क्या है ये? ऑल परवेसिव है. तो ऑल परवेसिव जो फीचर है उसके बारे में बेसिकली यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है. चलिए उसके बाद हमारे पास केस स्टडीज हैं. अगेन आप, मैं इनको स्क्रोलिंग डाउन कर रहा हूँ तो आप इनको यहाँ से कर सकते हैं. और ये सब टोटली जो यूनिट थी वो कोऑर्डिनेशन तक की, उसमें ये सब पॉइंट हमने बेसिकली डिस्कस करने थे जो हमने कर लिए. ये केस स्टडी वाले क्वेश्चन मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, 5 नंबर 6 नंबर 3 नंबर 4 नंबर में या 1 नंबर में जो आपसे पूछे जाते हैं, तो उनको आप वीडियो पॉज करके रीड करें और उनके आंसर को पढ़ने की कोशिश करें ताकि आपको कहीं ना कुछ इसका बेनिफिट मिल सके. ठीक है, उसके बाद हमारे पास, हम आगे चलें तो हमारे पास क्या निकल कर आते हैं, कुछ सेल्फ असेसमेंट टेस्ट हैं. क्या है? कुछ सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है. तो उन टेस्ट के जो बेसिकली क्वेश्चंस गिवन है, आंसर्स गिवन है, वो आप लोगों ने करके देखने हैं. और ये इस बुक की खासियत है कि इसके अंदर ये करीब करीब 5 टेस्ट हमें जो है दिए गए हैं. 5 टेस्ट हमें दिए गए हैं यूनिट 1 के. ठीक है, जो कि टोटली ये तो 25 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर तक के ये टेस्ट हमारे लिए बनाए गए हैं. तो आप इन टेस्ट के, इन क्वेश्चनों को कंप्लीट कर सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो, ये जो पीडीएफ है, इसकी अगर रिक्वायरमेंट हो तो आप ये जो है मुझसे साथ शेयर कर सकते हैं. आप इस नंबर पर मुझसे इसके बारे में मांग सकते हैं, 9671 925 624. मैं आपके साथ ये पीपीटी, ये जो है सुभाष देसाई की, वो आपके साथ शेयर कर दूंगा और वहां से भी आप इन सारे क्वेश्चनों की रीडिंग कर सकते हैं. ठीक है, इट इज क्लियर. चलिए देखिए, दोबारा सेकंड टेस्ट स्टार्ट हो गया, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट 2. यहाँ से ये स्टार्ट होता है. तो ये टेस्ट आपने खुद से करके देख लेने हैं. ठीक है, सारे टेस्ट आप जो है मेरे से मांग सकते हैं विद सॉल्यूशन ऑन व्हाट्सअप. इफ यू वांट देन डू द व्हाट्सअप एंड सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना आप नहीं भूलेंगे. ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है. ठीक है, टोटल 5 जो है, मैं आपके साथ बात से करूं तो टोटल 5 जो है वो टेस्ट इसमें दिए गए हैं और उन 5 टेस्ट के क्वेश्चंस के साथ आंसर भी डिस्कस किए गए हैं. तो अब जो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट होगा वो होगा, दैट इज नेक्स्ट जो यूनिट हम डिस्कस करेंगे करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. किसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग? अपनी जो भी नेक्स्ट क्लास रखेंगे वो चैप्टर नंबर 2, यूनिट नंबर 2 आप बेसिकली गए, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में क्लास रहेगी. सो टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर. इस क्लास को आप अच्छे से देखें, समझें. कोई डाउट अगर आपका रहे तो आप उस पूछने की कोशिश करें. बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे. थैंक यू.